नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 कक्षा 10वीं की भूगोल के शॉर्ट नोट्स। आपकी एग्ज़ाम मार्च में है, तो आप इन शॉर्ट नोट्स से तैयारी करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। इसमें अपन विषयवार चीज़ें करेंगे, जैसे कि संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उपयोग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संसाधन एवं विकास परिचय। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ें जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते है कि वह तकनीक रूप में सुलभ और आर्थिक रूप से व्यवहार एवं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, उसे संसाधन कहा जा सकता है। आप यह संसाधन के बारे में आए तो यह परिचय या परिभाषा एग्जाम में लिख सकते हैं। संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक, निष्कासन के आधार पर नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर क्षमता और विकसित स्टॉक और भंडारण। आपके पेपर में संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, तो आप इन 4 पॉइंट को लिख सकते हैं। आप इस प्रकार का मैप का उपयोग भी एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे भौतिक पर्यावरण आप ऐसा बना सकते हैं, जिसमें एक तरफ भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं आ जाएगी। आगे हम देखेंगे संसाधन योजनाएं। आप इसमें देख सकते हैं कि या लिख सकते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन की परिभाषा, और अगर कोई दूसरे प्रकार के आंसर लिखने को भी आते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे संसाधन योजना। नियोजन संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। भारत जैसे देश में जहां संसाधन की उपलब्धता में भारी विविधता और महत्व है, भारत में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं जो अलग अलग प्रकार से भारत को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे क्षेत्र में कुछ भी प्रकार के संसाधन समृद्ध है, लेकिन कुछ अन्य संसाधनों की कमी भी है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें संसाधन की उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर माना जा सकता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण संसाधन की भारी कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और कोयला भंडारण में समृद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ढांचागत विकास का प्रभाव है। अलग अलग राज्य में अलग अलग ढांचा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान राज्य सौर और पवन ऊर्जा से बहुत समृद्ध है, लेकिन कुछ जैसे कि जल संसाधनों की कमी है। आप देख सकते हैं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में आता है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। नवीनीकरण में भी 2 प्रकार के हैं, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन और जल। जैव में 2 आते हैं, प्राकृतिक वन और वन्य जीव। अब बात करते हैं अपन अनवीनीकरणीय योग्य। इसमें 2 प्रकार के हैं, पुनर्चक्रीय धातु और अचक्रीय, जैसे कि जीवाश्म। मानवीय संरचनाएं और संसाधन मात्रा और गुणवत्ता पर आधारित होता है। यह मानव द्वारा संसाधन है। आगे हम देखेंगे कि लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान देश के बाकी हिस्सों की अपेक्षा अलग है, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा गिरती है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ का ज़्यादा विकास है। जैसे कि बर्फ़ ज़्यादा हिमालय से गिरती है। जैसे दूसरे राज्य में वर्षा होती है, लद्दाख में बर्फ़ की वर्षा होती है। इसकी संस्कृति विरासत बहुत समृद्ध है। इसमें पानी, बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है, लेकिन पानी यहाँ पर्याप्त है। इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन योजना की आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे कि भारत में संसाधन की योजनाएं। संसाधन नियोजन का एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, देश के सभी क्षेत्रों में संसाधन की पहचान सूची, इसमें सर्वेक्षण, मानचित्रण और संसाधन गुणवत्ता और मात्रात्मक अनुमान का माप शामिल है। इसमें आगे अपन देखेंगे दूसरा पॉइंट, संसाधन विकास योजना को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचे से
संपन्न योजना संरचना विकसित करना है। संसाधन विकास योजना के समग्र राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद शुरू पहली पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। संसाधनों का संरक्षण, जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उपयोग क्या है, तो आप इसमें जो दिए गए नोट्स है इसके द्वारा आप अपने आंसर लिख सकते हैं। संसाधनों का संरक्षण, किसी भी गतिविधियों के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है, लेकिन संसाधनों के अतार्किक उपभोग और अत्यधिक उपयोग से सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। न समस्या पर काबू पाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण है। अब संसाधन, भूमि या मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, हम अपनी आर्थिक गतिविधि भूमि पर करते हैं और इसका विभिन्न तरीकों से उपयोग भी करते हैं। इस प्रकार भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, आर्थिक गतिविधियां, परिवहन और संचार प्रणालियों का समर्थन करता है। भूमि संसाधन, हालांकि भूमि एक सीमित परिमाण की संपत्ति है, इसलिए सावधानीपूर्वक योजना के साथ उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि भूमि का लगभग 43% मैदान है, 30% पर्वत है और 27% क्या है, पठार, और ज़्यादातर मानव मैदानों में निवास करते हैं। आगे देखेंगे कि भूमि का उपयोग, भूमि संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि वन, खेती के लिए भूमि का उपयोग उपलब्ध न होना, बंजर एवं बंजर भूमि को गैर कृषि उपयोग में लाया जाना, जैसे इमारतें, सड़कें, कारखाने आदि। अन्य बंजर भूमि, पर्वत भूमि को छोड़कर। स्थायी चारागाह भूमि, विविध वृक्ष फसलों के उपवनों के अंतर्गत भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि 5 से अधिक कृषि वर्षों के बंजर भूमि पड़ी हुई है, 5 वर्षों से अधिक। अब आती है पर्वतीय भूमि, वर्तमान पर्वतीय, एक से अधिक कम कृषि वर्ष के लिए खेती के लिए बिना छोड़ दिया गया पर्वतीय भूमि। वर्तमान पर्वतीय के अलावा पिछले 1 से 5 कृषि वर्षों से अप्रयुक्त छोड़ दिया गया। शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि की भौतिक सीमा जिस पर फसलें बोई जाती है, काट ली जाती है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यह आप परिभाषा के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र का सकल फसल क्षेत्र कहलाता है। भारत में भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे कि स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार के साथ साथ मानवीय कारकों जैसे कि जनसंख्या घनत्व, तकनीकी क्षमता और संस्कृति और परंपरा आदि दोनों से निर्धारित होती है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, 3.28 लाख मिलियन। हालांकि भूमि उपयोग डेटा कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 93% के लिए उपलब्ध है, क्योंकि असम को छोड़कर अधिकांश उत्तर और पूर्वी राज्यों के लिए भूमि उपयोग की रिपोर्टिंग पूरी तरह से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दोनों के कब्जों में है। स्थायी चारागाह की भूमि की कमी हो गई है। हम इस चारागाह की भूमि पर अपनी विशाल पशु आबादी को कैसे खिला पा रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। चारागाह की कमी होनी चाहिए। वर्तमान पर्वतीय भूमि के अलावा अधिकांश भूमि तो खराब और गुणवत्ता वाली है या खेती की लागत वाली है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य बहुत भिन्न होता है। यह पंजाब और हरियाणा के कुल क्षेत्र का 80% से अधिक, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 10% से कम है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है, कहीं अधिक तो कहीं कम। यह पंजाब और हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार
10% कम है, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। अब आप देखेंगे कि भूमि संरक्षण और शरण, कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे कि वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन और उत्खनन ने भी भूमि के शरण में महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। उत्खनन कई पूरा होने के बाद खनन स्थलों में गहरे निशान और अत्यधिक बोझ के निशान छोड़ दिए जाते हैं। अगर आप कहीं पर खदान या उत्खनन किया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे निशान छोड़े जाएंगे, जो कि कृषि के उपयोग के लिए काम फिर नहीं आएगा। वर्गीकरण और चारागाह का उचित प्रबंधन कुछ हद तक मदद कर सकता है। शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण रोकने के पौधे की आश्रय बेल्ट लगाना, अत्यधिक चराई पर नियंत्रण, कटीली झाड़ियाँ उगाकर रेत के टीलों को स्थिर करने का कुछ तरीका है। आप चाहे तो शुष्क क्षेत्रों में वनों का बेल्ट लगा सकते हैं, मतलब एक कतार में लगा सकते हैं, या फिर अत्यधिक चराई पर नियंत्रण कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कटीली झाड़ियाँ उगाकर रेत को रोक सकते हैं, जिससे संरक्षण नहीं होता। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन और खनन गतिविधियों पर नियंत्रण। उपचार के बाद औद्योगिक उपशिष्टों और अपशिष्टों का उचित निर्वहन और निपटान औद्योगिक और उप नगरीकरण क्षेत्रों में भूमि जल संरक्षण को कम कर सकता है। यह भी एक तरीका है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी को आप संसाधन के रूप में देखेंगे। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों का समर्थन करता है। मिट्टी एक जीवित प्राणी है। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहता पानी, हवा और ग्लेशियर की गतिविधियाँ, डिकम्पोजर की गतिविधियाँ आदि मिट्टी को निर्माण में योगदान करती है। ये सब चीज़ें मिट्टी के निर्माण में योगदान करती है। ये ऊपरी वाली मिट्टी है। ये उप मृदा अपेक्षित चट्टानें जैसे कि बालू, गाद, सिल्ट और मृत्तिका। उसके बाद आता है अंतःस्तरीय अपेक्षीय आधारी चट्टान, और लास्ट में आती है अपेक्षय रहित आधारी चट्टान। मिट्टी का वर्गीकरण। जलोढ़ मिट्टी, आप देखेंगे मिट्टी का वर्गीकरण। जलोढ़ मिट्टी यह सर्वाधिक व्यापक रूप से भिन्न हुई फैली है, महत्वपूर्ण मिट्टी है। संपूर्ण उत्तरी मैदान मिट्टी से बना हुआ है। उत्तरी मैदान की बात करें, जैसे कि ऊपर की बात करें तो यह जलोढ़ मिट्टी से फैला हुआ है। इनमें 3 महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणाली जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा किए गए मिट्टी द्वारा होती है। जलोढ़ मिट्टी पूर्व तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा में भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी रेत, गाद और मिट्टी के विभिन्न अनुपात होते हैं। जैसे जैसे हम अंतर्देशीय नदी घाटियों की ओर बढ़ते हैं, मिट्टी के कण आकार में कुछ बड़े दिखाई देने लगते हैं। नदी घाटी के ऊपरी भाग अर्थात ढलान टूटने के स्थान के निकट मिट्टी मोटी होती है। ऐसी मिट्टी डोस, चोस या चराई जैसी पिडमोंट मैदान में अधिक काम आती है। बांगर और खादर। अब हम बात करेंगे बांगर और खादर। उनकी उम्र के अनुसार जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बांगर मिट्टी खादर की तुलना में कंकर पिंडों की शीघ्रता अधिक होती है। इसमें अधिक शुष्क कण होते हैं तथा यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। अब इसके गुण की बात करेंगे तो कुल मिलाकर जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर इन मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, एसिड, चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। गन्ना, धान, गेहूं, अन्य अनाज, दलहन फसलें भी वृद्धि के लिए आदर्श होती है। यहाँ आप देखेंगे मिट्टी के जैसे कि ट्रांस हिमालय में यह है भाबर। यह चराई के लिए उपयुक्त है, जिसमें घास वगैरह उगी है। उसके बाद यह जो यहाँ पर है यह है बांगर, और जो इधर है यह भी बांगर है। और जो बीच की मृदा होती है, इसके बाद की मृदा, इसे खादर कहा जाता है। ठीक है। काली मिट्टी,
अब अपन आगे देखेंगे काली मिट्टी। ये मिट्टी काले रंग की होती हैं, इन्हें रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास उगाने के आदर्श है, इसे काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह जो आप देख रहे हैं यह काली मिट्टी है, जो कपास के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी विशेषता, ऐसा माना जाता है कि मूल चट्टान सामग्री के साथ साथ जलवायु परिस्थिति काली मिट्टी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार मिट्टी उत्तर पश्चिम दक्कन के पठार पर फैली दक्कन ट्रैप बेसाल्ट क्षेत्र की विशिष्ट है और यह लावा प्रवाह से बनी है। वे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों को कवर करते हैं और गोदावरी कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण और पूर्वी दिशा में फैली हुई है। यह आप देख सकते हैं शॉर्ट में भारत का मैप। यहाँ पर यह सब नदी दक्षिण भारत में है। इसका ज़्यादातर विस्तार महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। काली मिट्टी अत्यंत महीन अर्थात चिकनी मिट्टी से बनी होती है। वे नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा वे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश में नींबू जैसे मिट्टी के लिए पोषक तत्वों की समृद्धि है। मिट्टी में आमतौर पर फास्फोरस की मात्रा कम होती है, इसमें एक ही चीज़ की कमी होती है, फास्फोरस। आगे हम देखेंगे लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी दक्कन के पठार, दक्कन मतलब नीचे वाला क्षेत्र, दक्कन के पठार, यह क्षेत्र दक्कन के पठार में मिलती है। पीली और लाल मिट्टी जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिण हिस्से, पश्चिमी घाट, पीडमोंट क्षेत्र में भी पाई जाती है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के प्रसार के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। आप लाल रंग के कारण देख सकते हैं, और हाइड्रेट रूप में होने पर यह पीला दिखने लगती है। अब देखेंगे लेटराइट मिट्टी। लेटिन शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट होता है। क्या होता है? ईंट। इस बात का ध्यान है। लेटराइट मिट्टी के वैकल्पिक गीले और शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत विकसित होती है। यह मिट्टी भारी वर्षा के कारण तीव्र निष्कलन का परिणाम है। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा के कारण होती है। इसकी विशेषता, लेटराइट मिट्टी अधिकतर गहरी से बहुत गहरी अम्लीय, इसका पीएच मान की तरह 6.0 होता है। आमतौर पर पौधों में पोषक तत्वों की कमी होती है। यह ज़्यादातर दक्षिण राज्य महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्र और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मिलती है। भूदृश्य पर इनकी स्थिति के कारण उनमें क्षरण और क्षमता का खतरा है। विशेष रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पहाड़ी क्षेत्र उपयुक्त मृदा संसाधन संरक्षण तकनीक को अपनाने के बाद इसका उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि चाय और कॉफ़ी के लिए उपयोग किया जाता है इस मिट्टी का। राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल लाल लेटराइट मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए अत्यधिक उपयोग है। तमिलनाडु में इसका अलग तरह से उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी जो आप देख रहे हैं यह पीली और लेटराइट मिट्टी, यह लेटराइट मिट्टी है। शुष्क रेगिस्तान स्थानों पर शुष्क मिट्टी रंग लाल से भूरा तक होता है। वे आमतौर पर बनावट में रेतीला और प्रकृति में खारे होते हैं। शुष्क मिट्टी कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है, तभी ये खारी होती है। साधारण नमक पानी को वाष्पित करके बहुत उपयोग से इसका उपयोग करके नमक निकाला जाता है, जो कि आप नमक के काम में इसका उपयोग करते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए खाने में। शुष्क जलवायु उच्च तापमान के कारण वर्षाकरणीय तेजी से होती है और मिट्टी के धारण और नमी की कमी होती है। नीचे की ओर कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के कारण मिट्टी निचले क्षितिज पर कंकर का कब्जा हो गया। निचले क्षितिज कंकर परत की संरचनाएं पानी को घुसपैठ से रोकती हैं और उचित सिंचाई के बाद मिट्टी की खेती योग्य हो जाती है, जैसा कि पश्चिम राजस्थान में आप देख सकते हैं। यह क्षेत्र मरुस्थली मिट्टी या शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है। आगे आप देखेंगे वन वाली मिट्टी। ये मिट्टी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा। मिट्टी की बनावट उस पर्वतीय अवधारणा के
वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, उनका निर्माण होता है। वे घाटी के किनारे पर दोमट और गादयुक्त होती है, ऊपरी ढालों में मोटे कणों वाले होते हैं, और हिमालय के बर्फ ढके क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, वन वाली मिट्टी। अनच्छेदन का अनुभव करती है और कम हुमस होता है। इसमें क्या होता है? कम हुमस होता है। सामग्री के साथ अम्लीय होती है, और घाटियों के निचले हिस्से में विशेष रूप से नदी छतों और जलोढ़ पंखों पर पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ होती है। जैसा कि दोस्तों हमने आज फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है। आप इसी तरह के वीडियो अगर चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसी प्रकार से नोट्स भी चाहिए तो आप इस चैनल के नीचे जाकर टेलीग्राम से यह नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।